नमस्कार दोस्तों, इसके ज्ञान चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम मूल अधिकार पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से हर प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो संविधान के अनुच्छेद 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है और इस संबंध में भारत का संविधान अमेरिकी संविधान में वर्णित अधिकार पत्र 1791 ईस्वी से प्रभावित है। जो अधिकार पत्र है ये 1791 ईस्वी से प्रभावित होता है। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में यह मूल अधिकारों का विस्तृत विवरण किया गया है। इस संविधान में अमेरिकी संविधान में वर्णित अधिकार पत्र 1791 से प्रभावित हैं। तो मूल अधिकार का व्यापार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति से है। अधिकार देश में लोक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति से ये अधिकार देश में लोक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए। तो नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता तथा अभिवृद्धि लिए आवश्यक है। इन अधिकारों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो, इसलिए अधिकांश मामलों में संविधान द्वारा इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। तो संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में, तो कैबिनेट मिशन सन 1946 ईस्वी द्वारा सुझाव दिया गया था। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो सन 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत सन 1946 में किया गया था। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, अवश्य आएगा। यह सुझाव द्वारा दिया गया था मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा अनुशासन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अनुशंसा करने के लिए एक समिति ऐसी बनाई जाए जिसे इन अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कुछ कानून व्यवस्था बनाए जाएं जिससे इनकी सुधार हो सके। तो संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया। इस समिति JB कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों पर तथा HC मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया। ठीक है, परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था और इस समिति में JB कृपलानी, C मुखर्जी तथा तमाम अन्य नेता इसमें सम्मिलित हुए। तो JB कृपलानी ने मूल अधिकारों बनाए और मूल अधिकारों पर चर्चा किया। HC मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर इन्होंने चर्चा किया, जो काफ़ी मात्रा में किया और इसमें संविधान के ऊपर काफ़ी दिनों तक बहस चली। आगे देखते। तो सुझाव देने के लिए एक उप समिति का गठन किया और उपयुक्त परामर्शदात्री समिति तथा उप समिति की अनुशंसाओं के आधार पर संविधान
में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया। तो उप समिति का गठन किया गया और उसके बाद परामर्श दात्री समिति में उप समिति तथा उप समिति के आधार पर संविधान के मूल अधिकारों को शामिल किया गया। तो मूल अधिकारों का यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा प्रत्याभूत एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। यह मूल इसलिए भी क्योंकि ये व्यक्ति बहुमुखी विकास, भौतिक और बौद्धिक, नैतिक आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। नैतिक आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन 1999 1216 ईस्वी से द्वारा 15 जून 1215 को जारी किया गया था। यह लेख पत्र यहाँ इस लिखित घोषणा पत्र था जिसमें लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को उल्लेख किया गया था। लोगों की स्वतंत्रता तथा अधिकारों को उल्लेख किया गया था। आगे देखते हैं। आगे इसमें तो मूल अधिकार भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, किंतु इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। ब्रिटेन के संविधान में मूल ऑफ राइट्स 1689 ईस्वी को मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार कहा जाता है। फ्रांस तथा अमेरिका में इन अधिकारों को प्राकृतिक तथा अपरिहार्य अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। अब संवैधानिक उपबंध आगे देखते हैं। संवैधानिक उपबंध क्या है? तो संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। ये संवैधानिक उपबंध 2 प्रकार के होते हैं। जो भारतीय नागरिकों, जो भारत के नागरिक हैं उनको मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, जो विदेश के नागरिक हैं उनको भी मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। तो भारत के नागरिकों के लिए मूल अधिकार धर्म, मूल निवास, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध परित्याग किया जाता है। जन्म के समय जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर यदि कोई भी व्यक्ति भेद करता है या घृणा करता है तो ये इनको आज से परित्याग किया जाता है, अनुच्छेद 15 में कहा गया। आगे देखिए। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। यदि कोई भी नियोजन करते हैं, कोई भी नेता या कोई भी कर्मचारी इस पर अवसर नियोजन करते हैं तो उस नियोजन में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना आवश्यक है। तो अनुच्छेद 16 में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना आवश्यक होना चाहिए। यह लोक नियोजन के विषय के ऊपर। तो वाक तथा व्यक्ति की शांतिपूर्ण और शास्त्र रहित सम्मेलन की संघ एवं सरकारी समिति बनाने की भारत के राज्य क्षेत्र में अपमान और संरक्षण एवं बसने तथा व्यापार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में कहा गया कि वाक अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण। यदि किसी भी व्यक्ति अपना सम्मेलन करता है तो शांतिपूर्ण करना चाहिए, शास्त्र रहित, शास्त्र नहीं रखना चाहिए। संघ और सरकारी समिति भी बनाना चाहिए। भारत के राज्य क्षेत्र में अवैध संरक्षण और कहीं भी आ जाकर बसने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है और व्यापार करने की भी पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है। 19 में कहा गया है। तो आगे देखिए। आगे इसमें कहा है अल्पसंख्यक वर्गों हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें किया गया। जो अल्पसंख्यकों के अंतर्गत जितनी भी वर्ग आते हैं तो अनुच्छेद 19 में उनके हित, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कहा गया।
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में अनुच्छेद 30 में कहा गया है। आगे देखिए, अब भारतीय विदेशी नागरिकों को प्राप्त होने वाले मूल अधिकार। तो विदेशों के लिए मूल अधिकार कौन से प्राप्त होते हैं? तो विधि के समय समता और विधियों का सम्मान संरक्षण अनुच्छेद 14 में। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में कहा गया है। और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, जीवन जीने का पूर्ण रूप से अधिकार होता है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में प्रत्येक वेदकों से पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना हो। इस प्रकार से इसमें कहा है कुछ दशा में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में। यदि किसी भी बेगुनाह कोई भी कानून गिरफ्तार करता है तो उसके पर दंडनीय अपराध होता है। शोषण विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। यदि किसी भी व्यक्ति शोषण करता है, उसका दुरुपयोग करता है तो उसके अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत उसे दंडनीय अपराध समझा जाएगा। आगे देखिए, दंडनीय अपराध समझा जाएगा। धर्म संस्कृति स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 26, 27 और 28 तक। धर्म के प्रति धर्म संस्कृति की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती है जो प्रत्येक व्यक्ति है। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित निकायों को शामिल किया गया है। तो भारत सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय अन्य प्राधिकारी होते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार ऐसी निजी इकाई अथवा एजेंसी को भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही हो। आगे देखते हैं, तो इनसे मूल अधिकारों नागरिकों को समानता राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। इसलिए जब नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तब संबंधित इकाई के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यदि किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो मूल अधिकारों को हनन करता है तो उसकी सुनवाई करने के लिए न्यायालय तैयार हैं। न्यायालयों में अपनी चुनौती दे सकता है। तो मूल अधिकार इसलिए मौलिक अधिकार कहलाते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके हनन की दशा में सीधे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपील की जा सकती है जो मौलिक अधिकारों को हनन किया जाता है। ठीक है, अपील की जाती है जो मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अपीलीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 13 संविधान के लागू होने के पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि तथा मूल अधिकारों के मध्य यदि टकराव उत्पन्न हो जाए तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(1) में साफ यह जाहिर किया गया है कि संविधान को लागू के होने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में जो संवैधानिक विधि थी, संवैधानिक व्यवस्था चल रही थी, तो मूल अधिकारों के मध्य इसे टकराव उत्पन्न होता है तो मूल अधिकारों की प्राथमिकता दी जाएगी। तो विधि जिस मात्रा तक मूल अधिकारों के विरोध में होगी उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। इस प्रकार की विधियां न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ओके, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आगे देखते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत।
में साफ साफ कहा गया है पदकृतज्ञता के सिद्ध है। यदि किसी अधिनियम एक्ट का कोई भी भाग मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण असंवैधानिक सिद्ध होता है तो उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि यदि किसी अधिनियम को एक्ट का कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से निकल जाता है तो उसे असंवैधानिक सिद्ध होता है, तो वह असंवैधानिक है। तो उससे पूरा करने के लिए अधिनियम को शून्य घोषित किया जाना चाहिए। उसके केवल उसी भाग को जो मूल अधिकारों से असंगत है। इस प्रश्न के समाधान के लिए पृथक्करणीयता का सिद्धांत विकसित है। इसमें कहा गया है जो इस अधिनियम भारतीय संविधान के अधिनियम जो संवैधानिक व्यवस्था तैयार की जाती है इससे कोई वंचित है, इसका मूल अधिकारों को हनन करता है तो उस हनन करने वालों को यह समझना चाहिए कि यह असंगत कर रहा है, इसे हम असंवैधानिक कहते हैं। ये संवैधानिक नहीं बल्कि असंवैधानिक कहा जाएगा और इसे संवैधानिक कहा जाएगा। तो इस प्रकार से अधिनियम को इससे शून्य घोषित करता है जब तक इसमें पूर्ण रूप से तैयार न हो। बल्कि इसमें दूसरे भी शब्दों में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति संविधान का जो असंगत करता है उस असंगत करने वाले व्यक्ति को ही तो निकालना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को नहीं। तो इसे हम पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग ऐसा है जिसे अधिनियम के मूल उद्देश्य तथा विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना अलग किए जा सकता हो तो केवल मूल अधिकारों से विरोध रखने वाली इस भाग को शून्य किया जाएगा, न कि पूरे अधिनियम को। ओके, आज इतना ही।